Hello and welcome to EduShield. स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंग्लिश क्लास 12th का चैप्टर द रैट ट्रैप बाय सेल्मा लगेरलोफ। अब जानते हैं हमारी ऑथर के बारे में। Selma Lagerlöf was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. A universal theme runs through all of them, a belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. This story is set amidst the mines of Sweden, rich in iron ore, which figure large in the history and legends of that country. The story is told somewhat in the manner of a fairy tale. इस प्रोज में ऑथर बिलीव करती है द एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। मतलब कि ऑथर बिलीव करती हैं कि हम लव और केयर से और अंडरस्टैंडिंग से एक इंसान में गुडनेस को जगा सकते हैं और बाहर ला सकते हैं। Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire. He made them himself at odd moments, from the material he got by begging in the stores or at the big farms. But even so, the business was not specially profitable, so he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. तो स्टार्टिंग में ऑथर एक आदमी का इंट्रोडक्शन देती हैं जो रैट ट्रैप सेलर होता है, यानी पेडलर और वैगाबॉन्ड जो कि उसके नेम्स हैं। सबसे पहले ऑथर कहती हैं कि एक आदमी है जो रैट ट्रैप बनाता है वायर से, और वो आदमी कोई प्रोफेशनल नहीं है, वो इन्हें खुद ही बनाता है मटेरियल कलेक्ट करके। जो मटेरियल वो यूज करता है वो उनको बेक करके इकट्ठा करता है या फिर वो बड़े फार्म से लेके आता है। उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है, इसीलिए वो बेगिंग और पेटी थीफिंग पे डिपेंड करता है, यानी कि वो बेग करके और छोटी छोटी चोरी करके सरवाइव करता है। वो अपनी बॉडी और सोल को टुगेदर रखता है बेग और पेटी थीफ करके। जैसे कि डेथ के टाइम सोल बॉडी से अलग हो जाती है, तो ऑथर कहती है कि वो इन चीजों पर डिपेंड करता है जीने के लिए। उसके कपड़े फटे पुराने होते हैं और उसके चीक्स बिल्कुल अंदर धस गए हैं मैल न्यूट्रिशन की वजह से, और उसकी आंखों में हंगर यानी कि भूख साफ दिखाई देती है। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond, who plods along the road, left to his own meditations. But one day this man had fallen into a line of thought, which really seemed to him entertaining. He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. It had never existed for any other purpose than to set baits for people. It offered richness and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end. तो इस स्टैंजा में ऑथर कहती हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि रैट ट्रैप सेलर की जो लाइफ है वो कितनी ज़्यादा
सैड और बोरिंग होती है। उस वैगाबॉन्ड की लाइफ कितनी मोनोटोनस है, यानी कि दुख भरी है और रेपिटेटिव होती है, जिसमें बिल्कुल भी एक्साइटिंग चीज नहीं होती, यानी कि कुछ न्यू नहीं होता, कुछ एक्साइटिंग नहीं होता। वैगाबॉन्ड यानी कि एक होमलेस पर्सन जिसका कोई घर नहीं होता और वो सड़कों पर ही रहता है। आगे ऑथर कहती हैं कि वो वैगाबॉन्ड ऐसे ही रोड्स पर घूमता रहता है और वो अकेला है, इसीलिए वो अलग अलग चीजें सोचता रहता है। तो ऐसे ही एक दिन वो एक थॉट के बारे में सोच रहा था जो उसके दिमाग में आता है नेचुरली जब वो रैट ट्रैप बना रहा होता है, और उसे ये थॉट बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लगता है। और उसे ये क्या आइडिया आता है, वो ये आता है कि जो पूरी वर्ल्ड है वो एक रैट ट्रैप है, विद इट्स लैंड्स एंड सीज एंड सिटीज एंड विलेजेस, सबको मिला के ये पूरा वर्ल्ड एक रैट ट्रैप की तरह है। वो कहते हैं कि ये वर्ल्ड एक टेम्पटेशन की तरह है जो सिर्फ लोगों को बेट्स देने के लिए एग्जिस्ट करता है, यानी कि लालच देने के लिए एग्जिस्ट करता है। ये वर्ल्ड रिचनेस एंड जॉय, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग ऑफर करता है इंसानों को, जैसे कि रैट्स को चीज और पोर्क यानी कि मीट ऑफर किया जाता है ताकि वो रैट ट्रैप में फंस जाए। ऐसे ही इंसानों को रिचनेस, जॉय, शेल्टर, फूड ये सब प्रोवाइड किया जाता है। और जैसे ही फिर इंसान इस बेट पे अट्रैक्ट होता है और वो इसे टच करता है तो वो ट्रैप बंद हो जाता है और सब कुछ खत्म हो जाता है, और फिर जो इंसान है वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता। The world had of course never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. It became a cherished pastime of his during many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in a dangerous snare, and of others who were still circling around the bait. तो उसके बाद ऑथर कहती हैं कि वो जो रैट ट्रैप सेलर है वो ऐसा इसलिए सोचता है क्योंकि उस रैट ट्रैप सेलर को इस वर्ल्ड में बिल्कुल अकेला है, वो इस वर्ल्ड में, और ये वर्ल्ड उस पेडलर की तरफ बिल्कुल भी काइंड नहीं है, क्योंकि वो एक गरीब इंसान है और वर्ल्ड ने उसके लिए कभी काइंडनेस शो ही नहीं करी। इसीलिए उसके लिए ये बहुत कॉमन सी चीज थी ये सब सोचना कि ये वर्ल्ड एक बेकार जगह है, और ये उसके लिए एक हैबिट बन चुका था और उसका फेवरेट टाइम पास भी था जब वो इधर उधर घूम रहा होता था। वो लोगों के बारे में सोचता था जो उस ट्रैप में फंस चुके थे या फिर उस ट्रैप के अराउंड घूम रहे थे और जल्दी ही फंसने वाले थे। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. Nor was he refused. Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife and child, was happy to get someone to talk to him in his loneliness. तो उसके बाद एक दिन क्या होता है कि एक दिन डार्क इवनिंग में पेडलर रोड के साइड में मुश्किल से चल रहा होता है और उसकी नजर पड़ती है एक लिटिल ग्रे कॉटेज पे, और फिर वो पेडलर वहां जाकर उस कॉटेज पर नॉक करता है कि क्या वो उस रात वहां गुजार सकता है, वो वहां उस रात में रुक सकता है क्या। तो फिर उस पेडलर के साथ एक अजीब सी चीज होती है, और वो चीज अजीब सी चीज क्या होती है कि उस कॉटेज का जो मालिक होता है वो उसे अलाउ कर देता है वहां नाइट में रुकने के लिए, और वो उसे मना नहीं करता वहां रहने से। अब ये उसके लिए अजीब चीज क्यों थी, क्योंकि यूजुअली वो पेडलर सोर फेसेस यानी कि एंग्री फेसेस देखता था, उसे वो एंग्री फेसेस देखने की आदत थी जब भी वो किसी से ऐसे रुकने के लिए पूछता था। लेकिन इस बार ही वॉज वेलकम्ड बाय द ओल्ड मैन ऑफ द कॉटेज,
क्योंकि वो ओल्ड मैन भी लोनली था, उसके वाइफ और बच्चे नहीं थे और वो भी खुश था कि उसे कोई कंपनी के लिए मिल जाएगा अपने साथ बात करने के लिए। इसीलिए वो पेडलर को अपने साथ रहने देता है। Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. Finally, he got out an old pack of cards and played Majolis with his guest until bedtime. तो फिर वो जो ओल्ड मैन होता है वो उस पेडलर को अंदर बिठाता है और उसे पॉरेज देता है एक पॉट में, यानी कि एक थिक सूप देता है, और वो उसे सपर यानी डिनर भी देता है। फिर वो उसको अपने टोबैको में से एक बिग स्लाइस भी देता है ताकि वो दोनों स्मोक कर सके। फिर वो एक पैक ऑफ कार्ड्स निकालता है और वो दोनों मजोलिस गेम खेलते हैं ताकि जब तक बेड टाइम नहीं होता तो वो लोग ये गेम खेल सके। The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramjesjo Ironworks and had worked on the land. Now that he was no longer able to do day labor, it was his cow which supported him. Yes, that Bossy was extraordinary. She could give him milk for the creamery every day, and last month he had received all of 30 kronor in payment. तो फिर ऑथर हमें बताती हैं कि वो जो ओल्ड मैन है वो जितना जेनरस था उस पेडलर को सपर और टोबैको देने में, उतना ही वो जेनरस होता है अपने सीक्रेट्स शेयर करने में। वो उस पेडलर को बताता है कि इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी यानी कि जवानी में जब उसके अच्छे दिन चल रहे थे तब वो एक क्रॉफ्टर था जो कि आयरन वर्क्स में काम करता था, और क्योंकि अब वो ओल्ड हो गया है और वो डे लेबर नहीं कर सकता अब, यानी कि पूरा दिन काम नहीं कर सकता, इसीलिए अब उसके पास एक काऊ है उसकी एक्स्ट्रा इनकम के लिए। और उसकी काऊ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काऊ है जो अकेले ही रोज इतना मिल्क दे देती है कि वो क्रीमरी में यानी कि मिल्क प्रोसेसिंग की फैक्ट्री में सोल्ड हो सके वो मिल्क। और इसी वजह से उस ओल्ड मैन को 30 क्रोनर्स मिले थे पिछले महीने, जो कि एक बहुत अच्छी पेमेंट है। The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 kronors bills. These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly, and then stuffed back into the pouch. तो जब ओल्ड मैन पेडलर को ये अपनी सारी चीजें बता रहा था, अपनी सारी बातें बता रहा था उसकी काऊ के बारे में, तो उस पेडलर के फेस पे ऐसे एक्सप्रेशन थे जैसे कि उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था उस ओल्ड मैन की बातों पे। इसीलिए वो ओल्ड मैन क्या करता है, वो अपनी विंडो के पास जाता है और अपने लेदर पाउच को उतारता है और उसमें से अपने 10 क्रोनर्स के नोट्स निकाल के उस पेडलर को दिखाता है। क्रोनर्स वहां की करेंसी थी उस टाइम की। तो फिर वो उन नोट्स को पेडलर के सामने शेक करके उसे दिखाता है और फिर वो अपने नोट्स को वापस से अपने लेदर पाउच में रख लेता है।